हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, और फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा कंक्लूजन निकला था कि मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, और जितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है बात। और फिर हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या किया था, कन्वर्ट किया था। और वेक्टर फॉर्म में हमने 2 वेरिएशन देखे थे, एक हमने देखा था यूनिट वेक्टर टर्म में और दूसरा देखा था हमने पोजीशन वेक्टर की टर्म में। और जो हमारी वेक्टर फॉर्म थी उससे हमें ये कंक्लूजन मिला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, 2 चार्जेस के बिटवीन लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन अब डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। इट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, वो सेटिस्फाइड करता है। तो वो तो बात थी हमारे 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन लगने वाले फोर्स की। लेकिन यदि हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हों और उस ग्रुप ऑफ चार्जेस में से एक चार्ज पर हमें टोटल फोर्स निकालना हो तो हम क्या करें। तो उसके लिए हम लोगों को एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है, मान लेता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q0 मैग्नीट्यूड का, और एक चार्ज है मेरे पास Q1 मैग्नीट्यूड का, फिर हमारे पास चार्ज है Q2 मैग्नीट्यूड का, फिर एक चार्ज हमारे पास है Q3 मैग्नीट्यूड का, Q4 मैग्नीट्यूड का। इस टाइप से हमारे पास n चार्जेस का ग्रुप है, और ये Qn मैग्नीट्यूड का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इन सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्जेस की इस पॉइंट चार्ज Q0 से जो हमारी पोजीशन है और या पोजीशन वेक्टर हैं उनको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं R1। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको लिख देते हैं R2। अब थर्ड वाला जो डिस्टेंस है चार्ज की वो हम लिख लेते हैं R3। 4 नंबर वाले चार्ज की डिस्टेंस को हम लिखते हैं R4। और उसी टाइप से हमारा जो nth चार्ज है उसके डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से हम मान लेते हैं कितनी, Rn मान लेते हैं। तब हम लोग लिखें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यदि इस पर नेट फोर्स लिखें तो वो नेट फोर्स इन सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा इस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के वेक्टर समेशन के इक्वल होगा। बात समझ में आनी चाहिए। इट मीन्स नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q0 इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस द्वारा इस पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उन सभी का कौन सा समेशन कर दें हम लोग, वेक्टर समेशन कर दें, तो वो किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स के इक्वल होगा। इट मीन्स मान लेता हूँ कि जो Q1 वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो Q0 पर फोर्स लगा रहा है वो है हमारा F1 वेक्टर। इसी टाइप से Q2 चार्ज Q0 पर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम मान लेते हैं F2 वेक्टर। इन सभी का हम लोग क्या कर देते हैं, वेक्टर समेशन कर देते हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर जो पॉइंट चार्ज है वो Q0 पर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं F3 वेक्टर, और प्लस so on so forth प्लस Fn वेक्टर। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ चार्जेस में यदि हमें किसी एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उस स्टैटिक चार्ज पर लगता है उन सभी का क्या कर देते हैं हम लोग, वेक्टर समेशन कर देते हैं। सिंपल सी बात। अब इसमें ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल एक प्रॉपर्टी पर वर्क करता है, और इस प्रिंसिपल के पीछे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, Q1 के द्वारा Q2 पर जितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि जब हम Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाले फोर्स F1 को कैलकुलेट करेंगे तब ये अदर चार्जेस इसको इफेक्ट नहीं करेंगे। ये इस प्रॉपर्टी पर क्या करता है, वर्क करता है। इट मीन्स
किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के द्वारा यदि हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल एक पॉइंट चार्ज को जो अदर ग्रुप में चार्जेस हैं वो उसको इफेक्ट नहीं करते। सपोज दैट हमारे पास ओनली दो ही पॉइंट चार्ज होते हैं, एक होता हमारे पास Q1 मैग्नीट्यूड का और दूसरा कितना होता हमारे पास Q0 मैग्नीट्यूड का। और सपोज दैट इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है मान लें कि 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लगता है? 5 न्यूटन का। अब मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेज को सेम इसी ग्रुप में देखा, इस ग्रुप में देखा। पहले ये दोनों इंडिविजुअल पड़े हुए थे, अलग पड़े हुए थे, कितना फोर्स लग रहा था इनके बीच में? 5 न्यूटन। लेकिन जब मैंने इनको ग्रुप में देखा तब भी इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था? 5 न्यूटन। ये प्रॉपर्टी पर वर्क करता है। ये 5 न्यूटन फोर्स क्यों रहा? क्योंकि इस 5 न्यूटन फोर्स को Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 और Qn इन सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस फोर्स को इफेक्ट नहीं कर रहा। ये प्रॉपर्टी है, की पॉइंट है इस हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ग्रुप में यदि हम लोग किसी पॉइंट चार्जेस पर फोर्स निकाल रहे हैं तो जो अदर चार्जेस की प्रेजेंस है वो उस चार्ज को क्या नहीं करती? इफेक्ट नहीं करती। ये हमारी क्या है इसकी प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे मैं F1 वेक्टर की वैल्यू को निकालूं, F नेट वेक्टर लिख देते हैं इसको। F1 वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो कैसे लिखोगे आप? K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R1 और R1 कैप, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना है तो हमने कैप लगा दिया इसके साथ, प्लस F2 की वैल्यू को लिखोगे तो K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय R2 कैप, प्लस ऑन सो 4 K Qn Q0 डिवाइडेड बाय Rn और इनटू में इसके लग जाएगा Rn कैप। ये इसका हमारा एक्सपेंड या इसका एक्सपेंशन हमारे पास बन जाता है। अब यदि मैं इसको क्या कर लूँ, K Q0 को कॉमन कर लूँ, यानी कि Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको मैं कॉमन कर लूँ और समेशन के अंदर मैं लिख दूँ Qi डिवाइडेड बाय Ri स्क्वायर और i की वैल्यू को लिखते हैं हम लोग 1 to n। तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या समझ में आता है आपको? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी ग्रुप ऑफ चार्जेस में एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर समेशन के क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसका जो की पॉइंट है या इसकी प्रॉपर्टी है, इसके पीछे जो वर्क करती है वो क्या है? प्रॉपर्टी ये वर्क करती है कि जैसे आप Q1 चार्ज का फोर्स निकाल रहे हो तो वो बाकी जो अदर चार्ज हैं वो इस फोर्स को इफेक्ट नहीं करेंगे। Q2 चार्ज का Q0 पर फोर्स निकाल रहे हो तो बाकी जो बच गए वो इस पर इफेक्ट नहीं करेंगे। Q3 चार्ज का यदि फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो बाकी चार्जेस के फोर्स इसको इफेक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स एक चार्ज का यदि हम फोर्स निकालें तो जो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस है वो उस चार्ज को इफेक्ट कभी भी नहीं करती। ये इसका की पॉइंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, वैसे पहले इसके नोट्स बने हुए हैं आपके। न्यू टॉपिक हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते सीख लिया। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस का यदि हमारे पास है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, उसकी प्रिंसिपल को भी हमने जान लिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखें कि जब हमने दो पॉइंट चार्ज लिए थे तो वो दोनों पॉइंट चार्ज, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है,
ये दोनों सेपरेट थे, आर डिस्टेंस पर थे, ये आर डिस्टेंस पर पड़े हुए थे और फिर भी ये एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे थे। ये दोनों कांटेक्ट में नहीं थे। जैसे सपोज दैट ये मार्कर मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, इस मार्कर पर मैं फोर्स लगाना चाहता हूँ, मतलब इसको एक्सेलरेट करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखो फोर्स लग रहा है और मार्कर आगे की तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरी उंगली को और इस मार्कर को मैंने कांटेक्ट में लाया और कांटेक्ट में लाने के बाद इस पर फोर्स लगा। क्या ये वाली कंडीशन इसमें है क्या? ये Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे के साथ इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एराइज होता है कि ऐसा क्या है इन पॉइंट चार्जेस के आसपास में, या इन पॉइंट चार्जेस के पास ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जिस कारण या जिसके कारण विदाउट कांटेक्ट ये एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट और फील कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और वो एग्जांपल ऐसा है कि जो अपने विजुलाइज होगा। हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो ये हमारा विजुलाइज नहीं है, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, देखा नहीं हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को, हम इसको विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं जो अपने को विजुलाइज हो। मान लें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर ही मान लेता हूँ मैं, मार्कर, इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ। ऊपर फेंकने के बाद क्या होता है, ये मार्कर वापस अर्थ की तरफ आ जाता है। ये मार्कर ऊपर फेंकता हूँ और ऊपर फेंकने के बाद वापस ये मार्कर किसकी तरफ आ जाता है, अपना अर्थ की तरफ आ जाता है। तो अपने ये सोचने वाली बात है कि अर्थ की तरफ ये क्यों आया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन के चैप्टर में की थी। उसमें हमने ये बात बोली थी कि कोई भी मास पार्टिकल हो, कितने भी मास का हो, वो मास पार्टिकल अपने चारों ओर एक फील्ड को डेवलप करता है और उस फील्ड को हम लोगों ने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड। और फिर हमने ये बात कही थी कि कोई यदि अदर मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है तो जो सोर्स मास होगा वो उस अदर मास पर क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। सेम यही कहानी किसके साथ थी, हमारी अर्थ के साथ थी। ऐसे अर्थ है ये स्पेस के अंदर, अर्थ एक टाइप का मास है या नहीं है? तो अर्थ के अराउंड अर्थ एक फील्ड डेवलप करती है और उस फील्ड को हम लोगों ने क्या बोला था, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा फील्ड बोला था हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये बात बोली थी कि यदि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई अदर मास आ जाए तो अर्थ उस मास को क्या कर लेती है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये देखो जो ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है ये भी विदाउट कांटेक्ट लग रहा है। मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ इस पर फोर्स लगा रहती है, अपनी ओर इसको खींच लेती है। तो उसका रीज़न हमने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। अर्थ के चारों ओर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही अर्थ अदर मास को अपनी ओर क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है विदाउट कांटेक्ट। तो सेम यदि इस एनालॉजी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पर अप्लाई कर दें तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट कांटेक्ट कैसे एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर लेती हैं। तो चलो सीखते हैं हम लोग। होता क्या है कि ये दोनों चार्जेस पड़े हुए हैं अपने पास, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे मास पार्टिकल अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड को डेवलप करता है, उसी टाइप से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। कौन से फील्ड को डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जब दो या दो से ज़्यादा चार्जेज के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो तब कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगते हैं। जैसे सपोज दैट ये दो चार्ज पड़े हुए हैं, सेपरेट है, इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। तो इस Q1 चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 चार्ज का भी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस टाइप से। तो जब ये दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट कैसे फोर्स लगा लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ से हमें ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्टैटिक चार्ज के अराउंड वो रीजन है, वो एरिया है जिस एरिया में वो वाला जो सोर्स चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट कर सकता होगा या फील कर सकता होगा। सिंपल सी बात है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, द रीजन अराउंड a static charge, the region about a static charge in which this charge exert or feel electrostatic force. Electrostatic force is called electric field of that charge. Electric field of that charge. ओके तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हमें दो बातें क्लियर होती है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है, और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि यदि दो चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगा लेते हैं। उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्टैटिक चार्ज के अराउंड वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर वो स्टैटिक चार्ज क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है और फील कर सकता है। ओके, सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ध्यान में रहे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करते हैं। देखते हैं हम लोग क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on per unit positive test charge. Electric field intensity is defined as electrostatic force on per unit positive test charge, और इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये E ही हमारा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फिजिकल मीन है वो देखो क्या है। सपोज दैट अपने पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक हमारे पास Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा हमारे पास Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका फिजिकल मीन समझते हैं क्या है। मैं क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ Q1 चार्ज की, तो क्या होगा? इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा वो लगा 2 न्यूटन का। इसी टाइप से यदि मैं इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं, तब मान लेते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कितना? 5 न्यूटन का। तो तब हम कहेंगे कि फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा है? तो Q2 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा है। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से फील्ड की ज़्यादा होगी? Q2 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये इसका फिजिकल मीन है। मतलब इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब आप लोगों को पता है कि ये डिफाइन हो रहा है किसकी टर्म में? फोर्स की टर्म में डिफाइन हो रहा है। और फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक बात ध्यान में रखें, हम बार बार ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लूजली स्पीकिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं इसको लूजली स्पीकिंग के अंदर। तो आपको बता रहा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है किसकी टर्म के अंदर? फोर्स की टर्म के अंदर। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कितना टाइम हो गया सर? कितने? 20 मिनट।
चलो बाकी का जो हमारा पार्ट बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।